Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम पढ़ रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को और विलियम वर्ड्सवर्थ को पर ये आपका 7th वीडियो है। इसमें आज पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट क्रिटिकल कमेंट्स ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ बाय डिफरेंट क्रिटिक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिटिकल कमेंट्स हैं, बहुत ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो देखना। सेलेक्टेड हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। शुरुआत करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ एज ए पोइट ऑफ नेचर। तो एज ए पोइट ऑफ नेचर के तौर पर विलियम वर्ड्सवर्थ पर क्या क्या क्रिटिकल कमेंट्स हैं वो देखेंगे। आप जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कॉल्स हिमसेल्फ अ वर्शिपर ऑफ नेचर। तो वर्शिपर ऑफ नेचर इन्होंने किस में कहा है? अपनी पोएम टिंटर्न एबे में। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकंड वन, ऐसा माना जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रकृति की तरफ मुड़ना रूसो के प्रभाव के कारण था। तो वर्ड्सवर्थ टर्न्ड टू नेचर अंडर द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच फिलोसोफर जीन जैक्स रूसो। यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, हु गेव द स्लोगन बैक टू नेचर। फुल है गो बैक टू नेचर। तो इस स्लोगन को किसने दिया, ये प्रश्न बनता है। या कह सकते हैं रिटर्न टू नेचर। तो ये ओरिजिनल जो स्लोगन है वो यही है, गो बैक टू नेचर। तो ये रूसो का दिया गया स्लोगन है, इम्पोर्टेंट है। एमिल लेगॉयस, ये भी फ्रेंच स्कॉलर एंड इंग्लिश लिटरेचर एंड ट्रांसलेटर हैं। तो फ्रेंच स्कॉलर हैं इंग्लिश लिटरेचर के। ये मानते हैं जीन जैक्स रूसो एज द फादर ऑफ लिटरेरी रोमांटिसिज्म इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में लिटरेरी रोमांटिसिज्म के फादर किसे कहा जाता है? जीन जैक्स रूसो को, जो कि फ्रेंच फिलोसोफर हैं। और किसने कहा है? एमिल लेगॉयस ने। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमिल लेगॉयस जो हैं आल्सो रिगार्ड्स विलियम वर्ड्सवर्थ अ सन ऑफ रूसो। एमिल लेगॉयस विलियम वर्ड्सवर्थ को सन ऑफ रूसो मानते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, हु रिगार्ड्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ सन ऑफ रूसो। तो इसको भी याद रखेंगे, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। एमिल लेगॉयस कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ड्सवर्थ मस्ट बी प्लेस्ड बाय द हिस्टोरियन अमॉन्ग द नंबरस सन ऑफ रूसो हु फॉर्म द मेन बटालियन ऑफ रोमांटिज्म। जो इतिहासकार लोग हैं उनको विलियम वर्ड्सवर्थ को रूसो के अनगिनत पुत्रों के गिनती में रखना चाहिए, क्योंकि हु फॉर्म द मेन बटालियन ऑफ रोमांटिसिज्म, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने रोमांटिसिज्म की मुख्य पलटन का जो है निर्माण किया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सन ऑफ रूसो कौन कहता है विलियम वर्ड्सवर्थ को। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीबी शैले कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट ऑफ नेचर। ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिटिक हैं लुइस कैजामिया। ये कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो क्रीड है नेचर के प्रति जो विलियम वर्ड्सवर्थ का धर्म है उसे ये मिस्टिकल पैनिथिज्म कहते हैं। वर्ड्सवर्थ क्रीड ऑफ नेचर इज मिस्टिकल पैनिथिज्म। लुइस कैजामिया कहते हैं, क्या होता है मिस्टिकल पैनिथिज्म? इसका मतलब होता है टू सी द सोल ऑफ गॉड इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर इज कॉल्ड मिस्टिकल पैनिथिज्म।
मतलब समस्त विश्व ही ईश्वर है। नेचर के प्रत्येक ऑब्जेक्ट में ईश्वर की आत्मा व्याप्त है। तो नेचर के प्रत्येक ऑब्जेक्ट में ईश्वर के आत्मा के दर्शन ही जो है मिस्टिकल पैनिथिज्म कहा जाता है। और किसने कही ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कि उनका धर्म जो है वो है लुईस कैजामिया। इसको इन्होंने इस तरह लिखा है, क्या लिखा है? इन हिज एडोरेशन ऑफ नेचर, प्रकृति की अपनी आराधना में वर्ड्सवर्थ क्रीड इज अ मिस्टिकल पैंथेज्म। यानी कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति की पूजा करते हैं तो पूजा करने में जो धर्म है वो उनका मिस्टिकल पैंथेज्म है। उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। टॉमस डे क्विंसी कहते हैं वर्ड्सवर्थ हैड हिज पैशन फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड। वर्ड्सवर्थ का प्रकृति के प्रति जो जुनून है वो जुनून उनके रक्त में, उनके ब्लड में घुला हुआ है। और फिर कहते हैं इट वॉज नेसेसिटी ऑफ हिज बीइंग, ये उनके अस्तित्व की ज़रूरत भी थी। दैट लाइक ऑफ मेलबरी लीफ टू द सिल्क बॉर्म। तो कह रहे जिस प्रकार एक रेशम के कीड़े के लिए सहसूत की पत्तियां बहुत ज़रूरी होती हैं उसके जीवन के लिए, उसी तरह वर्ड्सवर्थ की जीवन के लिए प्रकृति के प्रति जो उन्माद था, जुनून था, वो भी बहुत ज़रूरी था। एंड थ्रू हिज कॉमर्स विद नेचर डिड ही लिव एंड ब्रीथ। और अपने कॉमर्स ऑफ नेचर के लिए, नेचर से इसी संबंध के लिए ही वो जिए और उन्होंने सांस ली। टॉमस डे क्विंसी की बहुत सुंदर लाइन्स हैं ये। और टॉमस डे क्विंसी कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। गूगल पे आपको ये मैथ्यू आर्नोल्ड मिलेगा, लेकिन बुक्स में मैंने यही पढ़ा है द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। टॉमस डे क्विंसी कहते हैं यही सही है, बाकी आप कंफर्म कर लेना, मेरे हिसाब से सही है। पीबी शैले क्या कहते हैं? वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली अ मैन बट अ वंडरिंग स्पिरिट, स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू देम। बोले वर्ड्सवर्थ मुश्किल से ही आदमी दिखाई देते हैं, बल्कि भटकती आत्मा है, और स्ट्रेंज एडवेंचर्स हैं जिसका कोई भी अंत नहीं होता। पीबी शैले कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को। तो यही बात आती है कि हु कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ अ वंडरिंग स्पिरिट। तो पीबी शैले हैं, और पीबी शैले इनको मोरल एनक भी कहते हैं। इनके क्या कहते हैं? मोरल एनक, जिसका मतलब होता है नैतिक हिजड़ा। और क्यों कहते हैं? फॉर बिकमिंग आ टोरी। तो देखिए टोरी जो होता है एक पार्टी का नाम है। ये कंजर्वेटिव पार्टी है टोरी। क्या कौन सी पार्टी है? कंजर्वेटिव पार्टी, जो मोनार्की के प्रति वफादार होती है, मोनार्की की सपोर्टर होती है। और दूसरी तरफ एक पार्टी होती है बिग, ये बिग पार्टी होती है जो पार्लियामेंट की सपोर्टर होती है। और इसी दौरान जो है विलियम वर्ड्सवर्थ इसी कारण पोइट लॉरेट बने थे रॉबर्ट सदी के बाद। तो जब विलियम वर्ड्सवर्थ टोरी के मेंबर बन जाते हैं और उसे कहते हैं पोइट लॉरेट बन जाते हैं रॉबर्ट सदी के बाद, तो इसी कारण रॉबर्ट ब्राउनिंग उनको लॉस्ट लीडर कहते हैं। बताए दो कारण से, पोइट लॉरेट को चुनने के कारण और टोरी बनने के कारण। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो आपके विक्टोरियन पोइट हैं, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहते हैं? द लॉस्ट लीडर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लॉस्ट लीडर नाम से इनकी पोइम है, उसी पोइम में कहते हैं। और इस पोइम की जो लाइन्स आती हैं, ये दो लाइन्स आती हैं। कौन सी? जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस।
केवल मुट्ठी भर सिल्वर के लिए, मुट्ठी भर पैसे के लिए उसने हमको छोड़ दिया। जस्ट फॉर ए रिबन स्टिक इन हिज कोट, अपने कोट में एक रिबन अटकाने के लिए उसने हमको छोड़ दिया। इसी की दो एक इम्पोर्टेंट लाइंस और हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं, शेक्सपियर वॉज ऑफ अस, शेक्सपियर हमारे लिए थे। मिल्टन वॉज फॉर अस, मिल्टन भी हमारे लिए थे। वर्न शैली वर विद अस, दे वॉच फ्रॉम देयर ग्रेव्स, वे सब अपनी कब्रों से हमको देख रहे हैं। ही अलोन ब्रेक्स द बैन एंड द फ्री मैन, उसने ये बंधन छोड़ दिया और अपने फ्री मैन को छोड़ दिया। ही अलोन सिंग्स टू द रियर एंड द स्लीप्स, वह अकेला डूब गया और गुलाम हो गया। टेनिसन कहते हैं, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, कि वर्ड्सवर्थ ने कुछ भी बेकार नहीं कहा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा कहा। ये बात टेनिसन कहते हैं। और आप जानते हैं कि प्रकृति को, नेचर को विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एक मदर के तौर पर मानते हैं, और ये कहते हैं कि प्रकृति जो है आदमी की, मनुष्य की जो है सहायक है। लेकिन इसके अपोजिट टेनिसन कहते हैं, नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉज, यानी कि नेचर के जो टूथ और क्लॉज हैं वो काफ़ी रेड हैं, यानी कि खून से सने हुए हैं। जॉन कीट्स विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को और विलियम वर्ड्सवर्थ को ईगोइस्टिकल सबलाइम कहते हैं, ना ईगोटिस्टिकल सबलाइम। इसका मतलब होता है अहंकारी, घमंडी, और सबलाइम का मतलब होता है उच्चता, यानी कि उच्च लेवल पर अहंकार। तो प्रश्न यही बनता है कि ये बात किसने कही, इस टर्म को किसने कॉइन किया? तो जॉन कीट्स ने इस टर्म को अपने एक लेटर में कॉइन किया, और ये अपोजिट दी गई है नेगेटिव कैपेबिलिटी की, जिन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी की जो फ्रेज है वो विलियम शेक्सपियर के लिए दी थी, और ये जो कहा गया है इनके लिए। तो इसका अर्थ है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाओं में सब्जेक्टिविटी देखने को मिलती है, यानी खुद के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया है। तो इसी कारण हर लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ स्वयं दिखाई देते हैं। तो इसी को ही मैं स्वयं, तो ये वाली बात जो होती है ये ईगोइस्टिकल सबलाइम कहलाती है। मैथ्यू आर्नोल्ड भी बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। इनकी सारी कमेंट जो है यहाँ इकट्ठे कर लिए गए हैं। वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। फिर अगले कहते हैं, आई फर्मली बिलीव दैट द पोइटिकल परफॉर्मेंस ऑफ वर्ड्सवर्थ इज आफ्टर शेक्सपियर एंड मिल्टन, कि शेक्सपियर और मिल्टन के बाद जो पोइटिकल परफॉर्मेंस है विलियम वर्ड्सवर्थ की वो इनके बाद आती है। अनडाउटली द मोस्ट कंसिडरेबल इन आवर लैंग्वेज फ्रॉम एलिजाबेथन एज टू द प्रेजेंट टाइम, यानी कि एलिजाबेथन एज से वर्तमान समय तक काफ़ी निसंदेह उनको कंसीडर किया जा सकता है। और इनकी स्टाइल के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है और अगला वाला पॉइंट भी पूछा जाता है। वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क स्टाइल ऑफ हिज ओन, बोले खुद की कोई दिखी गई स्टाइल नहीं है। When he seeks to have a स्टाइल, जब भी वो स्टाइल को तलाशने की कोशिश करते हैं, he falls into ponderosity and pomposity, तो जब भी वो अपनी स्टाइल को लगाने की कोशिश करते हैं तो ये पॉन्डरसिटी हो जाती है, वो बेढंगी हो जाती है, ढब नहीं रहता कोई, तो वो क्या हो जाती है, बेढबी हो जाती है। और
पंपोसिटी हो जाती है, यानी कि आडंबरी हो जाती है, दिखावटी हो जाती है। ये कई बार पूछा गया है ये वाला। हिज पोइट्री इज रियली हिज फिलॉसफी इज द इल्यूजन, ये बहुत बार पूछा गया है। और ये भी आपका टीजीटी में पूछा गया है, ये लाइंस भी। इसका अर्थ बता देना है। ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ। ये मेमोरियल वर्सेस इनकी पोइम है, जो कि इन्होंने 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की। एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, इंपॉर्टेंट है, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ पर ये एलजी है। इसमें क्या कहा गया है, इसका अर्थ बहुत सुंदर है। ही लेड अस एज बी ले एट बर्थ, जब हमारा जन्म हुआ तो उसने हमारा बिस्तर लगाया। क्या लगाया? लेड अस, हमारे लिए बिस्तर लगाया। कहाँ पर बिस्तर लगाया? ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ, धरती की ठंडी फूलों से बनी हुई सेज पर। बहुत ही सुंदर लाइन्स हैं। और ये मैथ्यू आर्नोल्ड की बहुत सुंदर लाइन्स हैं, अर्थ भी उसका सुंदर है। नेचर हर सेल्फ सीम्स टू टेक द पेन आउट ऑफ हिज हैंड एंड टू राइट फॉर हिम विद हर ओन बेयर शेर पेनेट्रिंग पावर। बोले ऐसा लगता है कि प्रकृति ने स्वयं, ऐसा लगता है कि स्वयं उसके हाथों से कलम ले ली हो। टू राइट फॉर हिम, ताकि उसके लिए लिख सके। हर ओन बेयर शेयर पेनेट्रिंग पावर, अपनी बेयर का मतलब ओपन, खुली हुई, शीर का मतलब बहुत ही बारीक, एंड पेनेट्रिंग पावर, अपनी मर्मज्ञ शक्ति के बारे में। तो पूरे का अर्थ यह है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को आप पढ़ेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में जब प्रकृति का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बातें जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्वयं नहीं लिखी हैं। ऐसा लगता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के हाथों से प्रकृति ने कलम ले ली हो और खुद के बारे में बड़ा गहराई से, बड़ा महीन होकर के, बड़ा मर्मज्ञ होकर के जो है लिखा हो। बहुत ही सुंदर लाइन्स हैं। और तो ये है, ये जो बात कही है, आफ्टर रीडिंग माइकेल अ पास्टोरल पोइम। टी.एस. इलियट क्या कहते हैं? टी.एस. इलियट क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोइम। अपनी खुद की पोइम्स में खुद की थ्योरी को न अपनाने का दोषी मानते हैं। जेम्स रसल लॉवेल हैं और अमॉन्ग माई बुक्स सेकेंड सीरीज, ये रचना है इनकी, इसमें कहते हैं ही हैड नो ह्यूमर, नो ड्रामेटिक पावर एंड हिज टेम्परामेंट वॉज ऑफ द ड्राई एंड जूसीलेस क्वालिटी। बोले विलियम वर्ड्सवर्थ में ना तो कोई ह्यूमर है, ना कोई ड्रामेटिक पावर है, और उनका जो टेम्परामेंट है, जो उनका स्वभाव है, जिस हिसाब से वो लिखते हैं, बिल्कुल सूखा है और जूसीलेस है, यानी कि रसहीन क्वालिटी है उसमें। दैट इन ऑल हिज पब्लिश्ड करस्पेंडेंस यू सेल्फ नॉट फाइंड अ लेटर। तो ऐसे में तुमको कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा, कोई भी पत्र व्यवहार करता हुआ नहीं मिलेगा, बट ओनली ऐसे, केवल ऐसे देखने को मिलेंगे। तो इनकी रचनाओं को जो है जेम्स रसल लॉवेल केवल ऐसे करार देते हैं। यहीं पर ये कहते हैं इसी में, विलियम वर्ड्सवर्थ फाइनेस्ट पैसेज आर ऑलवेज मोनोलॉग्स। विलियम वर्ड्सवर्थ के जो पैसेज हैं वो क्या हैं? वो मोनोलॉग्स हैं, यानी कि उन पैसेज में केवल वो अकेले बोलते हुए मालूम पड़ते हैं। तो मोनोलॉग की बात, बहुत सारी रचनाएं ही
लगभग सभी रचनाओं में विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्वयं ही बोला है, वे किसी को शामिल नहीं करते। तो इसी कारण तो इगोइस्टिकल सबलाइम जॉन कीट्स ने उनके बारे में कहा है। तो फिर कहते हैं द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर। तो इनकी रचनाओं को हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर कहते हैं। इसका क्या मतलब है हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर? इस शब्द को समझिए। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब अपनी रचनाओं को रचा, तो जब भी वो किसी को डिस्क्राइब करते हैं और किसी का करैक्टर को डिस्क्राइब करते हैं या विभिन्न प्रकार के जो नेचर का वर्णन करते हैं, चाहे अपने मूड के बारे में बताएं और चाहे जो भी उसको टर्न दें, तो वो हमेशा उनकी कविताओं में ऐसे हिस्से होते हैं जो स्थानीय टाइप के होते हैं। चाहे वो आपका लेक रीजन हो या उसके आसपास का एरिया हो, उन्होंने हर चीज़ को उतना ही महत्व दिया, अपने लोकल एरिया को महत्व दिया। तो इसी लोकल एरिया के महत्व के कारण जो है रसल लॉवेल कहते हैं द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर। यहाँ प्रश्न यही बनता है, हु कॉल विलियम वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर? तो ये हैं आपके जेम्स रसल लॉवेल। क्यों कहते हैं समझ गए होंगे कि अपने स्थानीय चीज़ों के वर्णन करने के कारण उसी को डिस्क्राइब करते हैं। और अब विलियम ब्लेक कहते हैं, बहुत सुंदर रचना ये भी पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। आई सी इन वर्ड्सवर्थ द नेचुरल मैन राइजिंग अप अगेंस्ट द स्पिरिचुअल मैन। कि जो स्वभाव प्राकृतिक व्यक्ति है और दूसरे जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, वो एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं कंटिन्यूअली, एंड देन ही इज नो पोएट बट अ फिलोसफर। तो ऐसी स्थिति में फिर वो कभी नहीं रहते बल्कि एक फिलोसफर बन जाते हैं। एट एनिमिटी अगेंस्ट द ट्रू पोएट्री और इंस्पिरेशन। और ये दोनों चीज़ें, यानी कि जब व्यक्ति पोइट ना रह करके फिलोसफर बन जाता है, तो ये दोनों चीज़ें दूसरे विरोधी हैं। द एनिमिटी ऑफ अगेंस्ट ऑल ट्रू पोएट्री और इंस्पिरेशन। तो ये दोनों चीज़ें सच्ची कविता और इंस्पिरेशन के लिए एनिमिटी का काम करती हैं। तो ये बात विलियम ब्लेक कहते हैं। और फिर विलियम ब्लेक कहते हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑलवेज डिड एंड नाउ डू वीकेन डेडन एंड ऑब्लिटरेट इमेजिनेशन इन मी। खुद के बारे में विलियम ब्लेक कहते हैं कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं हमेशा डिड एंड नाउ डू, हमेशा किया है और हमेशा करते हैं। क्या करते हैं? वीकन करते हैं, कमज़ोर करते हैं, डेडन करते हैं, एंड ऑब्लिटरेट और मिटाकर रख देते हैं इमेजिनेशन इन मी। मेरे पास फिर कल्पना नहीं आती, तो मेरी कल्पना को ये बिल्कुल बेकार कर देते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट। वर्ड्सवर्थ मस्ट नो दैट व्हाट ही राइट्स वैल्यूएबल इज नॉट टू बी फाइंड इन नेचर। तो वो समझाते हुए कहते हैं, अगर विलियम वर्ड्सवर्थ समझते हैं और उनको जानना भी चाहिए कि जो कुछ वैल्यूएबल लिखना वो चाहते हैं वो प्रकृति में नहीं पाया जाता, तो ये प्रकृति के बिल्कुल विरोध में बातें करते हैं। तो हिज कॉपी ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम जब वो कॉपी करते हैं तो ये बातें कहते हैं। लुइस कैजामिया फिर कहते हैं, वर्ड्सवर्थ रिमेन्ड नंदीलेस एन एपोस्टल दैट द रिवोल्यूशन हैज मेड हिम। बोले जैसे जैसे रिवोल्यूशन ने विलियम वर्ड्सवर्थ को बनाया, वैसे ही जो है विलियम वर्ड्सवर्थ एक एपोस्टल बन गए, एक उपदेशक बन गए। और एस ए ब्रूक,
स्टैफोर्ड अगस्ट ब्रूट इंग्लिश क्रिटिक और प्रीचर हैं 19वीं सेंचुरी के। वो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या कहते हैं? वर्ड्सवर्थ रोट हिज पोइट्री विद अ व्यू टू शोइंग दैट मैन हु डू नॉट वियर फाइन क्लॉथ मे फील हैप्पी। बोले वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइम जो है, पोइट्री को उन लोगों के लिए लिखा है, बोले जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं वो भी अपने आप को सुखी महसूस कर सकें, खुश महसूस कर सकें। और जॉन केबल कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी। जेम्स जो है स्टुअर्ट मिल हैं, ये क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाओं को पढ़ते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के समकालीन एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंग्लिश पार्लियामेंट में। तो इनके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाएं एक प्रकार की दवा का काम करती हैं, सुख पहुंचाने का काम करती हैं। क्या लिखते हैं ये? आई फेल्ट माई सेल्फ एट वंस बेटर एंड हैप्पियर एज आई केम अंडर देयर इन्फ्लुएंस। बोले जैसे ही मैं उनके प्रभाव में आता हूँ अपने आप को अच्छा और प्रसन्न महसूस करने लगता हूँ। तो ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं के बारे में जेम्स स्टुअर्ट मिल, जो कि इंग्लिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने कहा। इसको इस प्रकार भी पूछा जाता है। तो व्हेन जेम्स स्टुअर्ट मिल वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द डे टर्न टू विलियम वर्ड्सवर्थ विद इन्फिनाइट रिलीफ। इस बात को इस प्रकार भी कहा जाता है, whom did वर्ड्सवर्थ पोइट्री वर्क एज मेडिसिन। किसके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री मेडिसिन के तौर पर काम करती है? तो जेम्स स्टुअर्ट मिल। एक स्टीफन है, वर्ड्सवर्थ इज़ द ओनली पोइट हु विल बियर रीडिंग इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। ऐसे कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जिनको डिस्ट्रेस के समय पढ़ा जा सकता है। टॉमस कार्लाइल कहते हैं, ट्रुथ दैट बेक्स, जस्ट अ मिनट, ट्रूथ दैट बेक्स टू पेरिश नेबर। यानी कि टॉमस कार्लाइल कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ की ने जो सच्चाई उजागर की है वो कभी समाप्त नहीं होगी। और ये कुछ नोट्स हैं, इसमें ध्यान रखेंगे आप। वर्ड्सवर्थ इज़ द पोइट ऑफ आई एंड ईयर। वर्ड्सवर्थ ऐसे कवि हैं जिनको आँखों से भी और कानों से भी, दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता है। कानों से सुना जा सकता है और आँखों से देखा जा सकता है। एज शैली इज़ द पोइट ऑफ आई। और शैली जो है वो आई के पोइट है, केवल देख कर ही आप महसूस करेंगे। एंड नेवर मोर फ्लीसियस, और कभी भी परम सुखी नहीं रहे हैं। देन इन कन्वेइंग सम साइलेंस टोन ऑफ साउंड, जिसमें केवल कुछ साउंड होती है, साइलेंस सी। और व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड डिड वर्ड्सवर्थ क्रिएट। तो इसी से प्रश्न बनता है। तो वर्ड्सवर्थ ने जो वर्ल्ड क्रिएट किया है वो आई एंड ईयर का है। यानी कि उनकी रचनाओं के द्वारा आपको ऐसा लगेगा जैसे आप आंखों से देख रहे हैं और कानों से तो भी उनकी रचनाओं को सुनेंगे ही सुनेंगे। और एस.टी. कॉलिस विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहते हैं, एवर एंड्योरिंग मैन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और 2021 की टीजीटी में इसको आया भी है। ठीक है। और वन ऑफ द जेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री के एक विशाल व्यक्ति, ये जॉन क्रो रैंजम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहते हैं। और ए.सी. ब्रेडली, ए.सी. ब्रेडली जो कौन है? ये हैं, ए.सी. ब्रेडली को जाना जाता है विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी के तौर पर। ठीक है, इस तौर पे इसको ज़्यादा जाना जाता है। वो क्या कहते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में? देयर हैव बीन ग्रेटर पोइट्स देन वर्ड्सवर्थ
हो सकता है कि वर्ड्सवर्थ से ज़्यादा महान पोइट्स रहे हों, बट नन मोर ओरिजिनल, लेकिन कोई भी व्यक्ति इतना ओरिजिनल नहीं है जितने कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। और फ्रांसिस जेफरे हैं और ये विलियम वर्ड्सवर्थ के कंटेम्परेरी रहे हैं और ये क्रिटिक हैं। तो इन्होंने जो है स्टिंगिंग रिव्यू दिया है एक्सकर्सन के बारे में। एक्सकर्सन विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है और इन्होंने अपना रिव्यू एडिनबर्ग रिव्यू में लिखा है। तो एक्सकर्सन के बारे में ये पहली बात तो फ्रांसिस जेफरी क्या कहते हैं, दिस विल नेवर डू, ये रचना जो है काम नहीं करेगी। कौन सी? एक्सकर्सन। कौन कहते हैं? फ्रांसिस जेफरी। मैं नीचे खींच ले रहा हूँ तो क्लियर दिखाई देगा ये। तो फ्रांसिस जेफरी कहते हैं किसके बारे में? एक्सकर्सन के बारे में। फिर इसी में कहते हैं ही क्लेम्ड दैट विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज एरोगेंट, इररिस्पॉन्सिबल एंड सिली। तो इनको एरोगेंट भी कहते हैं, इररिस्पॉन्सिबल कहते हैं और सिली भी कहते हैं अपने इसी रिव्यू में। और विलियम हैजलिट, देखिए विलियम हैजलिट का एक ऐसे है, ऐसे, और ऐसे का नाम क्या है? ये है द स्पिरिट ऑफ द एज मिस्टर वर्ड्सवर्थ। इसमें 3 जो है क्रिटिकल कमेंट वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान रखिए। अपने इनके जो कमेंट मैंने लिए हैं वो है द स्पिरिट ऑफ द एज मिस्टर वर्ड्सवर्थ। इस ऐसे से लिया गया है, तो पढ़ते हैं। विलियम हैजलिट लिखते हैं एज द लार्क असेंड्स फ्रॉम इट्स लो बेड ऑन फ्लटरिंग विंग्स एंड सैल्यूट द मॉर्निंग स्काई, सो मिस्टर वर्ड्सवर्थ अनप्रिटेंडिंग म्यूज in russet guise scale the summit of reflection while it makes the round earth its footstool and its home। बहुत ही सुंदर लाइन है और इसका जो मीनिंग है वो भी बहुत सुंदर है। बोले जैसे लार्क पक्षी अपने नीचे बिस्तर से पंख फड़फड़ाते हुए उठता है एंड सैल्यूट्स द मॉर्निंग स्काई, और सुबह के आसमान को सलाम करता है, उसी प्रकार मिस्टर वर्ड्सवर्थ जो है कि अनप्रिटेंडिंग म्यूज है। मिस्टर वर्ड्सवर्थ की जो सरल म्यूज है, सरल रचना है, इन रसेट गाइस, लाल भूले रंग के गाइस में, बेस में, स्केल द समिट ऑफ रिफ्लेक्शन, उस प्रतिबिंब के शिखरों पर चढ़ती है या while it makes the round earth its footstool, और अपने पैरों से इस गोल पृथ्वी पर क्या बनाती है? फुट स्टूल बनाती है। फुट स्टूल होता है चौकी जिस पर कदम रखते हैं, तो चौकी बनाती है, पायदान कह सकते हो, पायदान बनाती है, एंड इट्स होम, और इसको अपना घर बनाती है। तो ये जो ऐसे है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखा गया है। तो इसी में बहुत सुंदर रचना है, लाइन है कि लॉर्ड बैरन वी हैव कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड प्रोवर्ब द स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ फॉर्च्यून। वो कह रहे हैं कि हमें पुरानी कहावत के अनुसार लॉर्ड बैरन को तो हम स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ फॉर्च्यून कहते हैं, लेकिन मिस्टर वर्ड्सवर्थ माइट प्लीड इन इमेजिनेशन ऑफ सम पर्टिकुलर, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ को कुछ विशेषताओं को कम करने की दलील दे सकते हैं। द स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को ये क्या कहते हैं? द स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, वे निराशा के बिगड़े हुए बच्चे हैं। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि ये बात कि द स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने कहा? तो विलियम हैजलिट ने अपने ऐसे में, और इसी ऐसे में बहुत प्यारी बात कहते हैं। विलियम हैजलिट सजेस्ट दैट हिज
स्ट्रेंथ लाइज इन हिज वीकनेस। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो ताकत है वो उनकी कमजोरी में ही है। एंड दैट वाइल हिज पोइट्री वॉज लिमिटेड ही वॉज स्टिल द मोस्ट ओरिजिनल पोइट एंड नाउ लिविंग। अगर वो उनकी पोइट जो है बहुत विशाल मात्रा में है, अगर थोड़ी बहुत रही होती, छोटी रही होती, लिमिट में रही होती, तो वो बहुत ही ओरिजिनल पोइट रहे होते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। उम्मीद कर रहे हैं पसंद आया होगा।